हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सीटेट 2019 जो कि जुलाई में पेपर हुआ था उसके सभी सेक्शन यानी कि सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, साइंस, इन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका है 2019 दिसंबर में जो पेपर है। इससे पहले जो करा था वो जुलाई वाला है पेपर। ये जो पेपर कराने जा रहा हूँ ये आपका दिसंबर में जो पेपर हुआ था, पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये थोड़ा सा मैं थिकनेस इंक्रीज कर लूँ यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर है। अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। मतलब ये आपका डेड डैश का साइन दिया है, यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला है कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका तो रॉन्ग हो गया। आज्ञा पालन, अब बच्चा किसी को आज्ञा पालन के लिए ऐसा तो नहीं बोल सकता, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा होना और परंपरागत, ये भी आई थिंक मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आदान प्रदान की चीज़ें हो रही हैं और परंपरागत, तो आई थिंक यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या दिया गया है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो ये आपका नाम पता होगा आपको, जिन जो समाज में इस तरीके की लिंग से रिलेटेड रूढ़ मतलब बना रखा है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूँ तो लोग बोलते हैं कि महिलाएं जो होती हैं मैथ्स में वीक होती हैं कंपेयर टू बॉयज़, मतलब या मेल के कंपेयर में, या मतलब गर्ल्स बॉयज़ की बात करें अगर, तो बोलते हैं कि गर्ल्स जो होती है वीक होती हैं। तो ये मिथ है एक तरीके की, ये हमने रूढ़वादिता बना ली है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही थी, ठीक है। उसे किस नाम से जाना जाता है, जेंडर रूढ़िवादिताएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। पहला है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है और जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, तो ऐसे ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये थोड़ा सा पक्षपात को सशक्त बनाता है, जेंडर पक्षपात को, ये भी गलत है। ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मुझे थर्ड, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ये जेंडर रूढ़िवादिता, जो जेंडर में बताया गया कि नहीं महिलाएं यही कार्य करेंगी या पुरुष यही कार्य करें, तो उसको समाप्त करने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर थर्ड का सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। फिर इसके बाद है यहाँ पे, वाइगॉत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया करता है तो इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाढ़ यानी ढांचा, अंतर व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में पाइगेट कहा गया, मतलब पियाजे कहा गया है, जिन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तर्क करना, ठीक है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संवेदी चालक अवस्था, ये तो सबसे बचपन वाली होती है, 0 से 2 वर्ष की वाली अवस्था के लिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका सेकेंड वाला 2 से 7 वर्ष लगभग आसपास होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से ये आपका 13-14 के आसपास जो रहता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है, निगमनात्मक तर्क, ये जो होता है अमूर्त की केस में ही डेवलप होता है बच्चे के अंदर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल दिया, जैसे बता दिया हमने कि यहाँ पे एक पक्षी रहता है, तो उस पक्षी की इमेज के बारे में उसके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर किसी का नाम बता रहे हो तो उसके बेसिस पे भी वो तर्क कर सके, तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक।
फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है डैश डैश का साइन के अनुसार बच्चों में चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को साझा आवश्यक है। ये तो बहुत आसान है। सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ, ये किसी ने बोला है? लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना स्टेटमेंट। जो वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उसी के बारे में बोला जा रहा है। किसने, किसके बारे में ये बोला, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, पियाजे का और ये वाइगोत्स्की का, इन सब का 3 से 4 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो जिसमें तर्क आधारित समाधान की, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें तो हतोत्साहित करना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और ये थोड़ा सा है कि समाधान बच्चे का हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर थर्ड देख लेते हैं, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, अमूर्त का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद केवल निर्धारित पाठ्यक्रम को ही निर्भर रहना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये थोड़ा सा ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ये आपका सेकंड में ही है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके तर्क से आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। और संगीत अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य गुणों को उत्पन्न करने और प्रशंसा करने की योग्यता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। पैटर्न को खोजने व तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो 8 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे बोला गया था कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की, तार्किक के लिए तो यहाँ पे यही ऑप्शन 4 से ज़्यादा बेटर होगा, पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार व क्रियाशील सदस्य बनाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों के बारे में, कौशलों के बारे में, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार व क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सामाजिकरण। फिर इसके बाद दिया गया है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता के बारे में, मतलब कि हेरिडिटी, और ईवीएस यानी कि पर्यावरण की बात हो रही है, इन्वायरमेंट, कि कौन सा इसमें सही है? तो इसमें देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं, पर्यावरण भी इफेक्ट करता है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा पूछा जाए तो दोनों को प्राथमिकता देनी रहती है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, ये भी गलत है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं और यहाँ पे बोला है कि नहीं करती। तो सब आपका आंसर कौन सा होगा? चौथा ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया गया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। दूसरा है विद्यालय के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और तीसरा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को शुरू में दोहराया जाता है। और चौथा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्ति, निष्क्रिय तो ऐसा करना नहीं रहता, उसी रूप में दोहराया जाता है, ऐसा दोहरा मतलब बस इतना ही नहीं रहता प्रगतिशील शिक्षा में। और ये भी हमको लग रहा है कि उतना ज़्यादा बेटर नहीं, क्योंकि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी के ज्ञान का अनुभव, मतलब ऐसा नहीं कि जो शिक्षक बस बताए वही सीखना है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद आपका मेन पॉइंट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक न ही
संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोर्थ वाला ये है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उनके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, और थर्ड दिया गया विद्यार्थी में पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, और विभिन्न सामाजिक वर्गों में रोल मॉडल के संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है फोर्थ वाला ज़्यादा बेटर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बच्चे को आपको बताना है कि जैसे विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग जो आगे बढ़े हैं, मतलब सक्सेसफुल हुए, उनके बारे में उदाहरण प्रस्तुत करना है और कहानियों के द्वारा बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि आपका इसमें दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि बच्चों को सभी, जो चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे मंदबुद्धि हो या सही बच्चा हो, सभी को एक साथ ही मिला के पढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति में अनुसार सीखने की क्षमता होती। तो ये थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ये भी गलत है। केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 14 का। ठीक, नेक्स्ट 15 में देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने की कठिनाई, निम्न स्तरीय प्रश्नोत्तरी कौशल, पढ़ते हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो इसका है एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। ठीक है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं को, यानी जैसे विशेष योग्यता यानी कि जैसे बच्चे कम सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं कम, ये सारी चीज़ों की बातें हो रही हैं कि शिक्षक किस तरीके से उनकी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास और रटने पर बल देना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, ये तो थोड़ा ठीक है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो फोर्थ है यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें दिया गया कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, दूसरा है अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, हतोत्साहित तो नहीं करना है, प्रोत्साहन ही देना है, अनेक प्रतिप्रेक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों का महत्व देकर, और चौथा है विद्यार्थियों को जोखिम लेने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब उन्हें डिस्टर्ब करना, यानी कि न करने के लिए कहना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अनेक प्रतिप्रेक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देना। ठीक, नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक कक्षा के सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। पहला है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करके हेतु पुरस्कारों को बढ़ा देना, पुरस्कार जरूरी नहीं रहता, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, और विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेम व अधिगम के प्रति शिक्षा सरोकार करना। तो यहाँ पे जो 18 है, तो 18 का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि विषय वस्तु एवं बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति जितना भी वो सीख रहे हैं इन सब के बारे में और कुशलता के बारे में सच्चा सरोकार रखना। ठीक, नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली
समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है पेपर, थोड़ा लेंदी आता है ये सीटेट, याद रखिएगा, हल्का क्वेश्चन नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है कि आप आसानी से करके चले जाओगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग और पर्यवेक्षण, ये तो सही है, कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक, फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहकर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करें, उन्हें गृह कार्यक्रमों में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप अच्छे से। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की सराहना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना। थोड़ा सा तेजी से करते हैं कुछ क्वेश्चन क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लेंदी है। संज्ञान व संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर अब बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अगर सारे ऑप्शन ले रहा हूँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामयिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति या विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है 25 का सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हो जाएगा। 26 देखेंगे। 26 में बोला गया निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रक्रिया का संबंध है। तो 26 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। फिर इसके बाद है यहाँ पे, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का विनियोजन और संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उन गतिविधियों में संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय होता है? तो ये भी आसानी है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा सेकंड, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक, फिर इसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य मतलब बीच की जो अवस्था होती है बच्चों के। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बच्चों के तार्किक व मूल रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बड़ी होने वाली है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट का कुछ क्वेश्चन तेजी से कराए हैं। परिवार व पास पड़ोस के बच्चों में सामाजिकरण की, पहला है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो ये थे सीडीपी के दिसंबर 2019 के पेपर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।